आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल थ्योरी को डिकोड करने वाले हैं जो शायद आपको बिल्कुल चौंका दे। जरा सोचिए, दुनिया में करीब 200 देश हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से सिर्फ, जी हां, सिर्फ 4 देश ऐसे बचे हैं जो आज की डेट में पूरी तरह से आज़ाद और सॉवरेन यानी संप्रभु हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रूस के एक टॉप अधिकारी का बेहद डीप और सीरियस एनालिसिस है। तो चलिए इस ग्लोबल पावर मैप की सच्चाई को मिलकर समझते हैं। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत क्लियर है। दुनिया में बचे 4 संप्रभु देश, संप्रभुता के 3 स्तंभ, यूरोप का जोखिम भरा रणनीतिक समझौता, दबाव में घिरे पाकिस्तान की स्थिति, भारत की पूर्ण जियोपॉलिटिकल आज़ादी और सबसे आखिर में वैश्विक शक्ति की असली कीमत। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। 4 संप्रभु देश। व्लादिमीर पुतिन के प्रशासन के एक प्रमुख अधिकारी हैं मैक्सिम ओरेश्किन। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी बोल्ड है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में केवल 4 देश ऐसे बचे हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इन 4 देशों के अलावा दुनिया के बाकी सारे देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी फॉरेन पावर द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस विश्लेषण के हिसाब से यही आज की रियलिटी है। तो आखिर ये 4 देश हैं कौन? रशियन नजरिए से अगर देखें तो ये दुनिया के 4 इंडिपेंडेंट ग्लोबल एक्टर्स हैं। पहला रूस, दूसरा चीन, जिसे रूस में किताई भी कहा जाता है, तीसरा अमेरिका और चौथा हमारा भारत। इस विश्लेषण का मानना है कि केवल यही वो 4 पिलर्स हैं जो सच में इंडिपेंडेंट हैं। बाकी सभी देशों की नीतियां कहीं ना कहीं किसी और राजधानी में बैठकर तय हो रही हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संप्रभुता के 3 स्तंभ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि आखिर ये संप्रभुता या सॉवरेनिटी है क्या। आसान शब्दों में कहें तो बिना किसी विदेशी कंट्रोल के अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी, डिफेंस और इकोनॉमी को खुद चलाने की पूरी ताकत। बेसिकली क्या एक देश खुद पर राज कर रहा है या उसकी विदेश और रक्षा नीतियां कहीं और से आ रही हैं। असली आज़ादी वही है जहां स्टीयरिंग व्हील आपके खुद के हाथों में हो। इस लेवल की इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए 3 लेवल्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहला, स्टेट लेवल, यानी देश की सरकार पर पूरा घरेलू कंट्रोल होना चाहिए, कोई कठपुतली सरकार नहीं। दूसरा, सोशल लेवल, एक ऐसी कल्चरल आइडेंटिटी जो बहुत स्ट्रांग हो और अपने मूल्यों पर टिकी हो। और तीसरा, सोशो इकोनॉमिक लेवल, एक ऐसी आत्मनिर्भर इकोनॉमी जो बाहर से आने वाले झटकों को आसानी से झेल सके। ये तीनों होना एकदम क्रूशियल है। अब इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करके देखते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, यूरोप का रिस्की रणनीतिक समझौता। इस रूसी एनालिसिस के मुताबिक एक बहुत ही मेजर ग्लोबल प्लेयर ने अपनी संप्रभुता खुद अपने हाथों से त्याग दी, और वो है यूरोप। उन्होंने एक डील की। उन्होंने अपना डिफेंस और मिलिट्री की तैयारी पूरी तरह से अमेरिका के हवाले कर दी। लेकिन बदले में उन्हें मिला क्या? कंफर्ट, शांति। उन्हें मिले दशकों तक मुफ्त शिक्षा, बढ़िया सड़कें और एक बहुत ही आरामदायक लाइफस्टाइल। जियोपॉलिटिकल आज़ादी का व्यापार करके उन्होंने इस आराम को चुना। लेकिन इस समझौते का नतीजा क्या हुआ? देखिए, यूरोप की सांस्कृतिक पहचान का काफी हद तक अमेरिकनाइजेशन हो गया है। डिफेंस के लिए वे पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हैं। उनकी पॉपुलेशन सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब युद्ध के लिए उनकी तैयारी ना के बराबर है। और सबसे बड़ी बात, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक हो चुकी है कि अचानक होने वाले वैश्विक संघर्षों का झटका वे नहीं सह सकते। ये दिखाता है कि अपनी संप्रभुता खोने की क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, रणनीतिक दबाव में घिरा पाकिस्तान। वेनेजुएला और पाकिस्तान जैसे देश ऐसे हैं जो संप्रभुता के उस बिल्कुल पहले पिलर यानी स्टेट लेवल कंट्रोल में ही फेल हो जाते हैं। यहां लीडरशिप और नीतियों पर विदेशी शक्तियों, बाहरी पैसे या दूसरे देशों का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस होता है। जब आपके इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजंस में बाहर वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दखल देने लगें, तो समझ लीजिए आप संप्रभुता के सबसे निचले पायदान पर हैं। अब शिफ्ट करते हैं भाग 5 पर, भारत की पूर्ण जियोपॉलिटिकल आज़ादी। भारत एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे ये तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं। सोशल संप्रभुता की बात करें तो भारत ने अपनी एक बहुत ही अलग और गहरी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी है। भारतीय सिनेमा, संगीत, खाना, ये सब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि भारत पश्चिमी विचारों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन अपने बुनियादी मूल्यों और अपनी जड़ों को खोए बिना। और इकोनॉमी के लेवल पर भारत का इकोनॉमिक मॉडल एक विशाल इंटरनल कंजम्पशन यानी भारी घरेलू खपत से सुरक्षित है।
इसका मतलब है कि अगर कल को ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में अचानक से कोई बड़ी गिरावट आ भी जाती है, तब भी देश के अंदर इतनी डिमांड है कि अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहेगा। ये अंदरूनी मजबूती भारत को किसी भी विदेशी आर्थिक दबाव से पूरी तरह आज़ाद रखती है। और इस बात को रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? खुद व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर काम कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि रूस जैसा सुपर पावर भारत को एक समान, संतुलित और पूरी तरह से स्वतंत्र ग्लोबल हेवीवेट के रूप में क्यों देखता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, वैश्विक शक्ति की कीमत। तो इन 4 पावर्स के डायनामिक में रूस बाकी दुनिया को क्या ऑफर कर रहा है? वो बाकी देशों को संप्रभुता तक पहुंचने का एक नया रास्ता दे रहे हैं, स्पेशली डिजिटल स्पेस में। उनका तर्क है कि स्वतंत्र होने के लिए इंडिपेंडेंट डिजिटल स्पेस और लोकल नेशनल डेटाबेस का होना आज के समय में बहुत जरूरी है। जब तक आप विदेशी डेटा कंट्रोल को रिजेक्ट नहीं करते, आप पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन इन सब के बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही प्रोफाउंड कोट है, जब तक शक्तिशाली संप्रभु राष्ट्र मौजूद हैं, युद्ध अपरिहार्य है। क्यों? क्योंकि जब बड़े और आज़ाद देशों के पास असीमित ताकत होती है और उन्हें किसी का दबना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो उनके बीच टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। 4 अडिग रणनीतिक दिग्गजों के प्रभुत्व वाली इस मल्टीपोलर दुनिया में वैश्विक शांति और मानव स्थिरता का भविष्य आखिर क्या होगा, जब दुनिया पूरी तरह से 4 महाशक्तियों के बीच बंटी हो? तो इस आज़ादी की आखिरी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ेगी? जरा सोचिए इसके बारे में।